इस देश में निषादों की संख्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी 16 जनवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि 8.5% पूरे देश में है। और ये मछुआरा समुदाय बहुत सीधा साधा समुदाय है और यही इस देश का असली मूल निवासी आदिवासी है। इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और अत्याचार की शुरुआत द्रोणाचार्य के द्वारा हुआ अंगूठा काटकर, और आज वो होते तो उनके ऊपर घोर अपराध के मुकदमे चलते हैं। इससे देखा जाता है कि निषादों के ऊपर सदियों से अत्याचार चलते आ रहा है और जिस वर्ग पर अत्याचार चलता है तो ये माना जाता है कि उस वर्ग में कोई नेतृत्व करता नहीं है। अगर नेतृत्व करता नेता हो तो अत्याचार का विरोध केवल नेता करता है, क्योंकि नेता जानता है कि अत्याचार को कैसे रोका जा सकता है। तो हमारे समाज का पहला दायित्व बनता है कि किसी भी तरीके से वो अपने समाज में नेता को खोजे। लैक ऑफ लीडरशिप को जब तक वो पूर्णत नहीं कर सकता है तब तक न उसको रोटी कपड़ा और मकान, मान सम्मान स्वाभिमान मिलने वाला नहीं है। चूँकि लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है और लोगों में संख्या सबसे अधिक हमारी है, इसीलिए इस भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा कहर इनके ऊपर डाला गया है कि इनके वोट अगर इतने कमज़ोर रहेंगे तो उनके साथ दुर्व्यवहार करके, उनको कमज़ोर करके उनके वोटों का उपभोग किया जा सकता है। इसलिए हमारा मानना है कि अगर हमारे समाज के लोगों को ये बता दिया जाए कि मछुआरा एक ऐसी जाति है या ऐसा वर्ग है कि जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, कोई दुनिया का कोना ही नहीं है, और ऐतिहासिक सत्य बायोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट कहता है कि मछुआरा ही पहले इस धरती पर आया है। मछुआरा को हम निषाद कहते हैं। नि मतलब होता है पानी और साध मतलब होता है शासन करने वाला। धरती का 2/3 भाग जो है पानी है और पानी पर शासन करने वाले को निषाद कहते हैं। और 2/3 भाग पर अगर हमारा शासन प्रणाली था, अगर आज वह वर्ग सिमटते सिमटते हमारे भारत में अब्रजक की संतानों का, आक्रमणकारियों का अगर उसके ऊपर कहर है तो उसने इनसे जातिगत विभिन्न जातियों में विभिन्न तरीके के उनसे काम लिए और काम लेते लेते उनको इतना डोमिनेट किया कि वो जाति में परिवर्तित हो गए। तो निषादों की ही सबसे ढेर उपजातियाँ बनी। पहले तो उनको केवट और मल्लाह बनाया, केवटों में उपजाति बनाई, मल्लाहों में बनाया, फिर बिंद बनाया, कश्यप बनाया, धीवन बनाया, फिर उनको जो है गोंड बनाया और ढेर सारे ऐसे उपजातियाँ जगह जगह जो है उनके हिसाब से उनको है। तो ये कहा गया कि किसी समाज पर अगर उसको गुलाम बनाना है तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मनोबल, धन बल, बाहुबल उसके सारे समाप्त कर दिए जाए। तो इन आक्रमणकारियों ने हमारे समाज के ऊपर सबसे पहले धर्म के माध्यम से इनके अंदर भय पैदा किया और भय के माध्यम से इनको शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। और उसके वजह से इन लोगों ने जब शिक्षा पर प्रतिबंध लगने के नाते इनकी जो शासन प्रणाली थी वो तो आक्रमणकारियों ने ख़त्म किया। और भय पैदा करने के बाद धीरे धीरे शिक्षा जब खत्म हो गई तो शिक्षा खत्म होते ही इनके जो मानसिक जो विकास होना चाहिए, जो इनके जो सामाजिक विकास होना चाहिए वो बंद हो गया। सोचने समझने की इनकी शक्ति कम हो गई और शक्ति कम होते ही इनके जो मूल्यांकन है वो खत्म हो गए और पता चले अपने लोगों की ही पहचान धीरे धीरे इनकी खत्म हो गई। और जब शिक्षित नहीं रहेगा तो संगठित हो ही नहीं सकता। शिक्षा का मतलब ही नहीं कि स्कूल में पास होना, शिक्षा का मतलब होता है जानकार होना, समझदार होना। और समझ 3 चीज़ों से मिलकर बनती है कि अगर उसके पास इंफॉर्मेशन हो, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन हो, और उसके पास उसका एक्सपीरियंस हो और भविष्य भी हो कि कल क्या होने वाला है। ये 3 बातें जिसके पास होता है उसको समझदार कहते हैं। और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक्सपीरियंस तो अलग बात है। भाई शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस जब नहीं है तो पूर्वानुमान तो बहुत दूर की बात है। ये तीनों चीज़ न होने के नाते आज के दिन में हमारे लोग बिखरे हुए हैं। तो हमारा ये कहता है कि अगर इनके अंदर इस बात को पहुंचा दिया जाए कि तुम्हारी जानकारी बंद की गई, शिक्षा बंद की गई, तुम्हारे व्यवस्था बंद की गई और ये देश के तुम राजशाही तुम्हारा यहाँ 1400 वर्षों तक लगातार तो देखने में इधर राज था, लेकिन पूरे दुनिया में तुम्हारे लोग राज कर रहे हैं। लेकिन भारत में उल्टा है। अगर आप अपने भाई को सीखो कि तुम्हारे भाई कैसे विदेशों में हैं,
84 देशों में तुम्हारा राज है, निषाद राज है और निषादों का राजा हुआ करता था और सभी उपजातियां हैं, तुम्हारे ही भाई हैं। तो ये अपने भाई से घृणा करता है और जब अपने भाई से घृणा करने लगता है तो उसका दुश्मन उसी में छुप जाता है और दुश्मन पर आक्रमण नहीं कर पाता, वो अपने भाई पर आक्रमण करने लगता है। लेकिन जब इनके अंदर ये जागृति पैदा की जाए, कि जागृति और जागरूकता के अभियान पर कि आक्रमणकारी ही तुम्हारे सबसे है कि मनोबल, बाहुबल, धनबल सब तुम्हारा टूटा हुआ है। और वोट लोकतंत्र के संस्थापक जो तुम्हारे वंश के थे, बुद्ध तुम्हारे वंश के थे, नंद तुम्हारे वंश के थे, लोकतंत्र की स्थापना ही तुम्हारे वंश के लोगों ने किया और पूरी दुनिया में आज लोकतंत्र फैला हुआ है। तो आज लोकतंत्र तुम्हारा अपहृत है किसी विशेष वर्ग के हाथों में, तो उस लोकतंत्र को अगर आप छुटकारा ले लेते हो तो लोगों का तंत्र हो जाएगा, आपका तंत्र हो जाएगा, वोट की कीमत हो जाएगी और वोट सबसे अधिक है। इसलिए आप इस समय दोषी हो और इस दोष के कारण हमारे पुरखे तो थोड़ी गलती की तो आज भोग रहे हैं। हमारे नौजवान ये कहते हैं कि राजा क्यों बने, हमसे क्या मतलब है। तो ये जान लीजिए कि जिसका हुई है न राजा उनका न हुई है काजा। जिनके राजा होते हैं उनका काजा काम होता है और जिनका राजा नहीं होता उनका कोई काम नहीं होता है। क्योंकि विधानसभा, लोकसभा जो लोकतंत्र में ये दो पिलर हैं, दो केंद्र हैं, ये भाग्य लिखे जाते हैं। अगर इनके सभी निषादों और मछुआरों को ये बता दिया जाए कि तुम्हारा नेता, ये देश के लोकतंत्र की प्रणाली में संसद और विधानसभा में तुम्हारा भाग्य लिखा जाता है, तो इसके मतलब पीछे से जो हमारे नेता अभी तक गए वो भाग्य हमारा नहीं लिखे बल्कि हमारे भाग्य पर काली कलम चलाई और अपने विशेष वर्ग लोगों का भाग्य लिखा। तो वोट जब देने जाएगा तो वोट की जो कीमत है वो वैल्यू समझेगा कि इससे मेरा भाग्य लिखा जाएगा और मेरे आने वाले वंश का भी भाग्य लिखा जाएगा, तो वोट की कीमत समझेगा। ऐसे महापुरुषों ने बताया है कि जब अपनी बेटी को, तुम्हारे अपनी बेटी की शादी के लिए जाते हो तो जहाँ शादी करते हो तो 40 पुश्तों तक देखते हो कि कहाँ से आके बसा है, वो कैसी रहेगा और कल क्या हो सकता है, इसका चरित्र क्या है। तो वोट जब हम देने जाते हैं तो हमको प्रतिनिधियों का चरित्र का चित्रण होना चाहिए कि हमको किस प्रतिनिधि को वोट देना चाहिए। ऐसा आदमी जाए जो मेरे समाज का भाग्य लिख सकता हो। तो इस तरह से अगर हम जागृति अभियान चलाएं तो इन नौजवानों को यह याद दिलाएं कि जब देश आज़ाद होने का टाइम था तो एक समय दिया गया था कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो दुर्भाग्य है कि आज जो शिक्षा का स्तर है वो भी कैप्चर है। स्कूल तो हैं, थॉट ऑफ स्कूल नहीं है। हम तो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का और दिमाग खराब है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया। तो एक नारा अभी हमने वेबसाइट पर पढ़ा कि आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। और ये वेबसाइट तो जो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके साइट पर पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ आज़ादी के 63 वर्ष नौजवान ही ज़्यादा अगर उनको प्रमोट किया जाए, नौजवान को कहा जाए कि तुम्हारी जो जवानी है इस देश की आज़ादी के लिए और लोगों के भुखमरी को ख़त्म करने में कामयाब हो सकता है, तो अपनी जो जवानी इधर उधर दूसरे के बहकावे में ख़त्म कर रहे हो उसको इस आंदोलन में लाओ और अपने मौलिक अधिकार, रोटी कपड़ा और मकान, मान सम्मान स्वाभिमान को प्राप्त कर सकते हो। तो इस देश का जो युवा पीढ़ी है 30% है और 30% में 27% वोट जो पाता है उसका राज हो जाता है। तो युवा पीढ़ी अगर आगे आ गई और निषादों की संख्या सबसे अधिक है तो निषाद में युवा अधिक है और हमारे अंदर शिक्षा कम है, इसलिए इनके यहाँ जनसंख्या का दर भी थोड़ा अधिक है, इसलिए वोट हमारा हमेशा बढ़ ही रहा, घट नहीं रहा है। इसलिए वोट की ताकत हमारे पास है। हमारे संविधान में लिखा है कि भाई वोट वह बंदूक की गोली है कि तुम अपने अंधेरे में चलाओगे। अगर यहाँ चलाओगे तो अगर वो भ्रष्टाचारी दिल्ली लखनऊ में बैठा है उच्च संस्था पर, अगर तुम्हारा कोई नुकसान कर रहा है तो अपनी वोट रूपी गोली की बंदूक से, उस गोली से तुम यहाँ गाँव में डालोगे और वो जाकर लखनऊ दिल्ली गिरेगा तो उसको एहसास होगा कि ये हमारा इतना बड़ा वोट है। वोट से हम बड़े बड़े नेता को गिरा सकते हैं। तो वो तुरंत उस चित्रण करके उनको बताया जाए कि भाई नेता देखो बड़े बड़े पैदा हुए लेकिन हमारे लोगों ने देखा कि भाई गलती किया, तुरंत उलट दो। तो उस पर उनके अंदर एक्शन पैदा होगा, उनके अंदर एहसास पैदा होगा। एक छोटी सी कहानी बताएंगे, लोगों के अंदर एहसास पैदा कराने की ज़रूरत है। किसी से कह दिया जाए कि 5 तल्ले पर भोजन रखा है भाई, आज तुम्हारा दावत है,
तो वो उसके मन में आता है जो खाना भी खिला रहा है वो भी 5 तल्ले पर चढ़ना पड़ेगा, उसके तो कम से कम 250 सीढ़ी होगी, तो उसके मानसिक रूप से में थोड़ी कमज़ोरी हो जाती है। ऐसे इन लोगों ने, धार्मिक नेताओं ने लोगों के मनों को तौला और ऐसा उनके अंदर पैदा करता है जुनून कि 14 किलोमीटर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद ये दावा करते हैं और ताल ठोकते हैं कि अगर यह जो हमारा धार्मिक स्थल और भी 20 किलोमीटर ऊपर होता तो भी चढ़ जाते, इतनी उनके अंदर ताकत है। इसके मतलब लोगों की ताकत को एहसास कराने की ज़रूरत है। हमारे लोगों को मानसिक रूप से कमज़ोर किया गया, अगर मानसिक रूप से उनको फिट कर दिया जाए तो ये सही हो जाता। क्योंकि नक्चुआ जो समुदाय है, इनके पहली बात तो इनके नदियों के बीच में रहने की वजह से जो ऊंचे का जो हिस्सा रहा है, शहरी या विकसित जो हिस्सा रहा उससे हमेशा कटे रहे हैं, क्योंकि इनका जो व्यवसाय है वो नदियों की वजह से था, जल पर निर्भर था और उस समय साधन नहीं थे, तो इनकी जो रोजी रोटी थी उसी पर चलती थी और दूसरे के ऊपर आश्रित होते गए। धीरे धीरे दूसरे की सेवा करते रहे, बाद में दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए। अब नदियों से बाहर न जाने के नाते, क्योंकि विजिबल बिलीवेबल होता है, अंग्रेजी कहावत है कि जो देखता है उस पर विश्वास करता है, तो ये नदियों में रहने वाले लोग ऊपर वालों को देख ही नहीं पाए, और जब देख नहीं पाए तो विकास कैसे पाए। हमारे लोगों को एहसास करा दिया जाए कि आपका वोट सबसे अधिक है। अगर देश में ये जो कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार है या हमारा डिमोशन हो रहा है, हमारे लोग और गिरते जा रहे हैं, तो उसमें दोषी हम हैं। और जब व्यक्ति अपने दोष, अपने रोग के बारे में जान लेता है तो उसका इलाज के लिए वो अपने आप उसका रेमेडी तलाशने लगता है। तो संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक संख्या हमारी अधिक है, और ये एकता इनके अंदर स्थापित हो जाए कि सभी लोग एक वंश के सदस्य हैं। क्योंकि आज विज्ञान साबित कर दिया कि इस भारत के जितने भी लोग हैं उसमें सबसे पहले भारत का जो मूल निवासी है वो निषाद है, और इनकी संख्या सबसे अधिक है। इस आधार, संख्या के बल के आधार पर ये हमेशा लोकतंत्र में भागीदारी की व्यवस्था दी गई, जिसकी जितनी संख्या भारी वो उतने का हिस्सेदारी। अगर ये इनको अपने हिस्से का एहसास हो जाता तो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेते राजनीति में। अब अपने नेताओं को पर होमवर्क करते, अपने समाज को जगाते, और जगाते तो नेता पैदा हो जाए करते, और नेता जब ही वहाँ जाता होता। लेकिन इस देश में एक दुर्भाग्य था कि पहला जब चुनाव हुआ तभी हमारा कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं था, बल्कि देश की आज़ादी से पहले हमारे निषादों की प्रतिनिधि अंग्रेजों के समय में हुआ करते थे। पहले ही बार में हमारा प्रतिनिधि विहीन हो गया मेरा समाज, और वह दंश आज भी झेल रहा है कि कोई सांसद और कोई विधायक नहीं पहले साल में जीता, और इसलिए ऐसे कानून बना दिए कि हमारे लोग चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाते हैं। तो आज के दिन में एहसास कराया जाए कि एक आंदोलन के जरिए उनको इकट्ठा किया जा सकता है कि भाई अपना वोट हमारा नेता होगा, जाएगा, ऐसा कानून बनाएगा कि सबको सब हिस्सेदारी मिलेगी। पहले देखिए, आज के दिन पहले में बहुत अंतर है। पहले लोग मुखिया के यहाँ जाते थे और मुखिया के यहाँ बैठते ही वोट पा जाते थे। अब उल्टा हो गया, अब कम से कम आपके दरवाजे पर नेता पहुँचना शुरू हो गया है। इसलिए आप अपना नेता पैदा करिए, संख्या आपका है और वो आपके दरवाजे पर जाता है। अपने नेता को बनाइए और आसानी से ढंग से हम अपने सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। संख्या सबसे अधिक हमारी है पहले के तुलना में। अब चुनाव लड़ना आसान हो गया है। अब ये भी मालूम हो गया कि लोग अपने खून को पहचानने लगे हैं, अपने खून को पहचानने लगे हैं पहले से बेहतर ढंग से। अब इसीलिए देखिए संवेदना जगी है कि लड़की की शादी कभी भी दूसरी बिरादरी में नहीं करते। लोग कोशिश करते हैं, बड़ी हो जाती है, कभी कभी बच्चे की हत्या भी कर देते हैं शादी न होने पर, लेकिन कभी भी दूसरे बिरादरी में शादी नहीं करते हैं। ये भी हमारे बिरादरी के लोग तय कर लें, हमारे वंश के लोग, कि हम वोट अब किसी भी हालत में किसी दूसरे कास्ट को नहीं देना है, तो भी उनकी सरकार बन जाएगी, किसी दूसरे के वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उनको एहसास हो जाए कि हाँ, वोट से ही हमारा सब कुछ हो सकता है और मेरे वोट की इतनी कीमत है। तो कीमत तो तब जानेगा जब उसके बारे में वो जानेगा। तो हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से मतलब एक आह्वान करते हैं कि उनकी पहली जिम्मेदारी होती है कि संविधान में लिखा है कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी इन द सिस्टम, कि जिस व्यवस्था में जिस समाज का जितना भाग जो है अगर उसमें प्रतिनिधित्व विहीन है तो वो उतना हिस्सा उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव के लिए आरक्षित कर दी जाए। तो आरक्षण का मतलब हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव के लिए सीट रिजर्व है, किसी व्यक्ति के लिए सीट रिजर्व नहीं है।
तो और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जिस समाज, जिस किसी व्यक्ति के ऊपर कोई षड्यंत्र हो रहा हो, कोई धोखेबाजी हो रही हो, उसके और उस समाज को पता न चल पा रहा हो, और जिसको पता चल जाए और उस पता चलने के बाद उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की उसके अंदर क्षमता हो, उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो इसलिए हमारे समाज के लोग जो नौकरी में हैं, जो आरक्षण के लाभ से किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे एमपी एमएलए हो, चाहे किसी भी अच्छे क्लास 1 में हो, तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए। उनके नाम से वो सीट रिजर्व नहीं थी, बल्कि उनके समाज के नाम से वो सीट रिजर्व थी। तो उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के लिए करें, बाद में उनका हक उसमें निहित है। तो ऐसे लोगों को भी हमको जागृत करने की ज़रूरत है। और नौजवान अब तैयार जब हो जाएगा तो बड़े से बड़े लोगों को, आज के दिन में हमारा समाज अगर नेताओं से हिसाब मांग ले कि भाई हमारा आज 63 वर्षों से आज़ादी के बाद हम वोट देते रहे हैं और मेरे समाज के लिए सरकार ने कौन से कानून बनाए। अभी एक चीज़ मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में कि अभी हमारे पुरखे दर कुछ दर जिस ताल में जिसमें वो मछली मारते थे, वो गांव भर के लोग उसी में संतुष्ट रहते थे, उसको राज्य सरकार ने एक कलम से उसको राज्य के खाते में डाल दिया और कह दिया आप पट्टा लोगे तब उसमें घुसोगे, नहीं तो नहीं घुसोगे। अब जो बाहुबली हैं वो उस पर पट्टा ले रहे हैं। तो गांव भर के लोगों का सामाजिक और आर्थिक निहित उसमें होता था। अगर उनको कहा जाए कि तुम्हारे एक वोट की देन थी, तुम्हारी एक गलती से तुम्हारे समाज का जो दर कुछ दर मिला हुआ था हक अधिकार, और तुम्हारे वर्ग 3 में तुम्हारी जमीन पड़ी हुई थी, तो आज देखो तुम्हारा वोट और तुम्हारा नेता न रहने के नाते वो उसने राज्य सरकार के खाते में जबरदस्ती डाल दिया, तो अपना नेता बनाओगे तो वो तुम्हारी जमीन जायदाद होगी। पहली बात, हमारा जल जंगल जमीन ये तीनों पर अधिकार हमारा है, क्योंकि इस देश में धरती पर सबसे पहले निषाद ही पैदा हुआ, तो इसलिए जल जंगल जमीन के अधिकार हमारे हैं। तो आज पहला हमारा हक बनता कि सबसे पहले हमारी जितनी संख्या है उसके आधार पर सीटें रिजर्व हो जानी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हमारा रिजर्वेशन 100% लागू होना चाहिए। आरक्षण हम कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, ऐसे नारे लगते रहे हैं। आरक्षण एक अवसर है, ये अवसर हमारी वंचित किए जा रहे हैं। 27% आरक्षण आज के दिन में हमको 22 साल मिले हो गया। ये बेमानी है कि आज 4% भी हमारे लोग उसमें नहीं हैं। अगर संख्या हमारी अधिक थी, 27% में अगर 8% जोड़ा जाए तो कम से कम 5% IAS PCS अगर आज के देश में हमारे होते, तो अगर बेमानी की गई है हमारे साथ तो हमारे IAS PCS नहीं है, इसलिए हमारा कुछ नहीं होता है। तो नेता भी हमारे अगर कभी बन भी जाते हैं तो चूंकि आबकारी कर्मचारी उनके नए होने के नाते पता चला वो समाज के लिए कुछ करना भी चाहते तो पूरा नहीं कर पाते। तो ये भी समाज को बताना पड़ेगा कि नेता बनाने के साथ साथ उनको अपने बच्चों को शिक्षित भी करना पड़ेगा कि IAS PCS भी बनाए, जिससे कि शासन से जो भी निर्देश जारी हो तो उसको प्रशासन में भी तुम्हारी मदद मिलती रहे, तब जाकर तुमको मिलेगा। तो ये सत्ता ही सब कुछ दे सकती है। जिसके लोग देश की आज़ादी से पहले नौकरी में 8% भी नहीं थे, 2% भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, सिपाही तक नहीं थे, आज के दिन में वो DG तक हैं, तो ये उनके नेताओं की देन है। उन्हें अपने वर्ग के लिए विशेष तरीके से कलम चलाइए। आज भी भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है और सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारा समाज है। जाइए तो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, न तो सड़क है, न तो स्कूल है, न तो साधन है। पहले तो मतलब नदी से लोग चलते थे तो उनके तक कुछ पहुंच भी जाता था, राजा महाराजा जानते थे तो उनके ऊपर दया भी आ जाती है। अब सड़क ही नहीं है तो कोई जाने वाला नहीं है, तो दया के पात्र भी नहीं है इस समय इतने। उससे भी पहले से भी इनकी सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। नदी जंगलों में सब में है, सब जगहों पर है, वहाँ आज के दिन में साधन संसाधन की कमी है। इसलिए हम अपने तरफ से बुद्धिजीवियों का आह्वान करते हैं, कम से कम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वो सामाजिक ऋण चुकाने का काम करें, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया था, तब हमको पढ़ने का अधिकार मिला, तब हमको वोट देने का अधिकार मिला। तो उनके आंदोलन को देखते हुए कि आज की आज़ादी के बाद आंदोलन हमारा बंद है, और बंद होने के नाते ही आज ये बेरोजगारी है, आज भ्रष्टाचार है, तो एक आंदोलन हमको
अहिंसात्मक आंदोलन हमको चलाना है। आंदोलन ये होता है कि अपने हक अधिकार के लिए जहाँ से आपको मिलना है वहाँ हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, चाहे अपने सीधे मुंह से पहुँचा सकें, चाहे मीडिया के माध्यम से पहुँचा सकें, चाहे ज्ञापन के माध्यम से पहुँचा सकें। तो अगर पूरे देश के निषाद इकट्ठे होकर एक ही बार पूरे देश में ज्ञापन देने का काम करें कि 16 जनवरी को जो हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, तो केंद्र सरकार जो उत्तर प्रदेश में 8.5% अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है यहाँ, और हमारा सुप्रीम कोर्ट कहती भी है कि 8.5% ये हैं, तो हमारा कम उत्तर प्रदेश में 1% भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। हमारा परसेंटेज उत्तर प्रदेश में खाली जा रहा है और उसको ज़बरदस्ती सरकार हमारे न होने के नाते, नेता हमारे न होने के नाते, उसमें दूसरे नेता जो थे हमारे हिस्से को अनुसूचित जनजाति में डाल दिया। 15% यहाँ हिस्सा अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसको बढ़ाकर 20% कर दिया। और उस 20% में भी अभी जो सामाजिक न्याय समिति बनी थी, जो है छेदीलाल शास्त्री के अगुवाई में, उसने रिपोर्ट दिया है कि एक ही विशेष वर्ग की जाति के लोग उस 20% जो किया सरकार ने, उसमें 17% नौकरी करते हैं, और 27% आरक्षण में जो 4% अभी केंद्र मिला, उसमें एक विशेष वर्ग की जिनका मुखिया होता है उसके लोग 15% नौकरी कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये समाज जान जाता कि हम कम से कम इसी बहाने चलो नेता बनाते हैं, अगुवा बनाते हैं कि हमारा भी नेता जाएगा तो हमारा बेईमानी नहीं करे, हमारा अधिकार दे देगा, वो जाकर कलम से इसके मतलब नेता लिख सकता है। तो इसलिए लोग इस बात को जागृति और जागरूकता अभियान के उनमें शामिल हो जाते कि वोट सबसे ज़्यादा हमारा है, हम वोट ही से ही कुछ ला सकते हैं। और वोट में एक स्वतंत्रता है भैया, कोई अंगुली पकड़ के नहीं या धोरे में गोली चलाओ, बड़े से बड़े तुम्हारा जो हिस्सा खा रहे हैं मगरमच्छ, वो उनको तुम आसानी से गिरा सकते हो। वोट की कीमत समझो। तो मेरे लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी का लाभ वो ले रहे हैं, क्योंकि गंवार गरीब ईमानदार होता है, सरकारें ये जान चुकी हैं, इसलिए इनकी गरीबी और बढ़ाई जा रही है कलम से। खिचड़ी खिलाओ अभियान, शिक्षा का एक समानता न लाना। और आज के दिन में गांव में जाइए तो पता चला एक गांव में शिक्षा मित्र है, एक मास्टर है, 4 क्लास है, और उसमें भी उसको 8 घंटे में से 4 घंटा 6 घंटा पढ़ाना हो, उसमें 3 घंटा खिचड़ी खिलाना है। तो ये भी एक है कि कोई भी व्यक्ति, उनको बताया जाए कि व्यक्ति में 2 तरह के भोजन की ज़रूरत होती है, एक पेट के और एक दिमाग के। और दिमाग का भोजन स्कूल में मिलता है और पेट का भोजन घर पे मिलता है। तो ये सरकार हमारी न होने के नाते हमारे लोगों के ऊपर कि ये कम से कम पढ़े रहेंगे। चुनाव आयोग कहता कि भाई हम अपराधियों को रोकने में तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन टिकट वोट बिकना नहीं बंद करा पा रहे हैं। तो वोट तभी बिकेगा जब वो खरीदने वाला वो बिकेगा, तो बिकेगा तब वो जो गरीब रहेगा, गंवार रहेगा, होशियार नहीं रहेगा। होशियार आदमी कभी वोट नहीं बेचता, इसीलिए गरीबी कर रहे हैं और होशियार न बने, इसीलिए खिचड़ी खिलाने का अभियान तेज किया गया है। तो जब वो जान जाएंगे कि भाई हमको खिचड़ी नहीं, हमको शिक्षा चाहिए, और शिक्षा तब मिलेगा जब मेरा नेता रहेगा। और नेता बनाने के लिए वो सोचेगा कि हमारा बच्चा पेट का भोजन लेने, दिमाग का भोजन लेने, पेट का भोजन ले